So hello guys, a very good evening to all of you and basically in this video I will show you about late static binding. So guys पिछली वीडियो में हमने देखा था स्टैटिक कीवर्ड के बारे में और अभी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे पीएचपी में इम्प्लीमेंट करते हैं अभी हम वो वीडियो सारी देख रहे हैं। और आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी लेट स्टैटिक बाइंडिंग वीडियो नंबर 8। अभी तक मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो गाइस पहले मैं बताना चाहूँगा जो लीड स्टैटिक बाइंडिंग जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ये PHP 5.3 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को 5.3 से ओल्डर वर्जन में चलाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। मतलब अगर इसका इस कॉन्सेप्ट का अगर आप कोड ओल्ड वर्जन में चलाएंगे तो नहीं चलेगा, 5.3 से ऊपर वाले वर्जन्स में ये चलेगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कि मैं कौन सी वीडियोस अभी अपलोड कर चुका हूँ। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमने देखा था स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या क्या अभी तक अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। सो गाइज दिस इज़ माई चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016। अभी हम चलते हैं प्लेलिस्ट पे। अभी मेरा जो मेन फोकस है जो मैं वीडियोस मतलब बनाने में लगा हुआ हूँ वो है ऊप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन पीएचपी। फिर मैं जल्दी जल्दी बूटस्ट्रैप और मेन केक पीएचपी। इट्स वेरी फैसिनेटिंग गाइज। पीएचपी तो आप सीख लेंगे बट अगर एक फ्रेमवर्क भी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसमें भी एक डेमो दिया है अपने केक पीएचपी का, आप ज़रूर देखिएगा इसको। और मैं आपको बताता रहूँगा, डाइसेक्ट करता रहूँगा कि हाउ फ्रेमवर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। अगर हम पीएचपी में काम करें तो कैसे फ्रेमवर्क डिफरेंट है। तो अभी लेट स्टैटिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इस पर अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या अपलोड कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट क्लासेस, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मतलब मैजिक फंक्शंस बोल सकते हैं आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास and another example of abstract class 5.1 and interface. Now the next is static keyword। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था गाइस। आज की जो वीडियो रहेगी वो 9th वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि लेट स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब क्या है। तो आज हम देखते हैं पहले लेट स्टैटिक बाइंडिंग। तो गाइस ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे ये मेरी पिछली वीडियो का एग्जांपल है जो मैंने बताया था ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पीएचपी स्टैटिक कीवर्ड पार्ट 7। इसमें हमने एक आईआरसीटीसी क्लास ली थी और एक स्टैटिक कीवर्ड लिया था। मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि स्टैटिक कीवर्ड जैसे मैंने इस काउंट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ब्रीफ कर देता हूँ, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस काउंट की वैल्यू में भी हमने जीरो दी है, ठीक है। और एक फंक्शन आप इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास में देखिए आप वेरिएबल भी है और फंक्शन भी है। अगर किसी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं और स्टैटिक फंक्शन होते हैं उस क्लास को हम कभी कभी मतलब कभी आप सुनेंगे कि कभी आप देखेंगे गूगल पे बहुत बार लिखा होता है स्टैटिक क्लास। सो अ क्लास दैट कंटेन स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक फंक्शन इज कॉल्ड एज स्टैटिक क्लास। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब स्टैटिक कीवर्ड मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी वेरिएबल मेरा स्टैटिक है तो आपको उसको ऑब्जेक्ट से बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी काम कर सकते हैं। ज़्यादा आपको अगर जानना है स्टैटिक कीवर्ड के बारे में तो प्लीज़ आप मेरी ओल्ड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये गाइज ये मेरी स्टैटिक ये जो काउंट की वैल्यू है यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली। जो मैंने सिंटेक्स लिखा है ये सिंटेक्स ये करेगा कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे ये बताएगा कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। सो मैंने काउंट की वैल्यू भी जीरो दी है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गेट काउंट जिस, और ये स्टैटिक फंक्शन ही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल यूज़ नहीं करता तो मैं यहाँ क्या यूज़ करता, दिस कीवर्ड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी पिछली वीडियो मैंने पूरा बताया है अच्छे से। अभी यहाँ सेल्फ यूज़ किया है। कभी भी स्टैटिक वेरिएबल को अगर क्योंकि अभी ये वेरिएबल है, अगर मुझे वेरिएबल को यहाँ इस फंक्शन में यूज़ करना है तो अगर ये स्टैटिक ना होता मैं यहाँ दिस लिखता, एरो ऑपरेटर और काउंट लिखता। बट अभी ये वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है, इस वजह से मैंने सेल्फ लिखा। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अभी गेट काउंट की वैल्यू जीरो है तब ये यहाँ पे ये पता चल जाएगा अभी गेट काउंट की वैल्यू जीरो है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ कोड। और ये एक कंस्ट्रक्टर है। सो गाइस देखिए यहाँ पे, और मैंने कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी को एक्सटेंड कर रखा है, मतलब इनहेरिट कर रखा है एक्स वाई जेड के अंदर। और कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड के अंदर भी एक फंक्शन है गेट काउंट। अब देखिए गेट काउंट गेट काउंट यहाँ भी है, गेट काउंट यहाँ भी है। अब कैसे वर्क करेगा, मैंने एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। जैसे ही मैं ये काम करूंगा ना तो ये एक्स वाई जेड है यहाँ पे। क्या इसमें आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो क्या होगा, आपने आईआरसीटी एक्सटेंड कर रखा है तो क्या करेगा ये सेल्फ, मतलब सेल्फ, और जो आपका काउंट है उसमें मैंने इंक्रीमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। कहीं ना कहीं देखिए सेल्फ क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है। अगर अगर मान लीजिए वो स्टैटिक ना होता, मैं यहाँ से स्टैटिक हटा दूँ तो आप क्या करते, फिर आप ये चीज़ करते, देखिए ध्यान से, डॉलर दिस, ये चीज़ करते हैं आप। बट इसकी अभी हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सेल्फ ही है।
सेल्फ काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट। तो 3 बार देखिए अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पेरेंट के पास ये, क्योंकि IRCTC मेरी पेरेंट क्लास है, इस क्लास एक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी है, तो ये XYZ के लिए भी काम कर सकता है और कर रहा है, देखिए कोड में। तो जैसे ही 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे तो काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इको करवा रहा हूँ IRCTC गेट काउंट, तो क्या कॉल कर रहा है ये, अब मैंने ये देखिए क्या कर रहा हूँ, IRCTC लिखा है मैंने यहाँ पे, तो अब IRCTC के बाद जाएगा और गेट काउंट दे देगा, और काउंट की वैल्यू भी क्या है 3, तो ये आपको फाइनली 3 रिटर्न कर देगा और 3 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। आप चाहो तो इस गेट काउंट को ही बुला सकते हैं, बट अगर इस गेट काउंट को बुलाना तो आपको XYZ लिखना पड़ेगा IRCTC की जगह पे, यहाँ पे XYZ। अब ये क्या करेगा, इस गेट काउंट को बुलाएगा, पर ध्यान रखिए जैसे ही इसको बुलाएगा ना, अब यहाँ इसको क्या मिलेगा, पेरेंट गेट काउंट। तो ये एक तरीका होता है, कभी भी पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल करना हो तो क्या लिखते हैं, पेरेंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट काउंट, तो ये इसको बुला लेगा और सिंपल वही आउटपुट, सेम आउटपुट देगा। तो ये हमने देखा था स्टैटिक कीवर्ड। आज का जो सेशन रहेगा, हम जो देखने वाले हैं और जो देख वो रहेगा आज हमारा लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं लेट स्टैटिक के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर ये कोड पेस्ट करते हैं जो हम देख रहे थे, और इसको यहाँ से कोड को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आज हम बताएंगे आपको लेट, सॉरी इट्स नॉट लास्ट, लेट स्टैटिक बाइंडिंग। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये पार्ट हमारा 8 है। ठीक है, वीडियो नंबर 8 आज हम देखेंगे लेट स्टैटिक बाइंडिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले थोड़ी थ्योरी समझ लें, लेट स्टैटिक बाइंडिंग है क्या। सो गाइस जो लेट स्टैटिक बाइंडिंग कॉन्सेप्ट है, जो PHP 5.3 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अगर आप जो मैं अभी कोड लिखूंगा, इस कोड को अगर आप 5.3 से ओल्डर वर्जन में चलाएंगे तो ये कोड नहीं चलेगा। 5.3 से ऊपर जितने भी वर्जन्स आए हैं, अगर उसमें आप चलाएंगे तो ये कोड डेफिनेटली चलेगा। सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे लेट स्टैटिक बाइंडिंग होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। पर उससे पहले मैं PHP से हटकर मैं आप कोई और लैंग्वेज में चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं C लैंग्वेज की बात करूं या C++ लैंग्वेज की बात करूं, चलिए मैं C++ लैंग्वेज लेता हूं। उसमें अगर आप टर्बो सी में काम करते हैं, अगर गाइज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको टर्बो सी के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, टर्बो सी एक एडिटर है जिसमें हम C++ के प्रोग्राम लिखते हैं। एक टर्बो सी ही एडिटर नहीं है, कोड ब्लॉक है, इक्लिप्स है, काफ़ी सारे एडिटर्स होते हैं जिसमें हम कोड को लिखते हैं और अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो वो फर्स्ट कंपाइल होता है और सेकंड फिर इंटरप्रेट होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अगर मैं C++ की बात करूं तो उसमें आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उस केस में उस टाइम पे ओनली आपके जितने भी सिंटैक्टिकल एरर होंगे, मान लीजिए आपने कोड लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब कि अगर ग्रामेटिकल अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं या कोई ग्रामर मिस्टेक है कोड के अंदर, तो वो आपकी अराइज होगी कंपाइल टाइम पे। अगर कोई लॉजिकल एरर है वो आपका अराइज होगा रन टाइम पे। एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। रन टाइम में आपको फाइनल आउटपुट मिलता है और कंपाइल टाइम में आपको जितने सिंटैक्टिकल एरर है वो अराइज हो जाएंगे। अगर आपको आपके कोड में कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइल हो गया है, और फिर हम रन कराते हैं प्रोग्राम को और अपना आउटपुट देखते हैं। ये प्रोसेस चलता है बैक एंड में, मतलब इसकी जो इंटरनल प्रोसेसिंग बात करूं, अगर मैं इंटरनल प्रोसेसिंग की बात करूं तो इस तरीके से C और C++ में होती है। ठीक है, अब बात यहाँ ये आ जाती है PHP में क्या होता है। ठीक है, PHP में भी कंपाइल होता है और इंटरप्रेट होता है, बट ब्राउज़र जो होता है वो इंटरप्रेटर यूज़ करता है। कंपाइल का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर अगर ब्राउज़र ही अगर इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा है। अब आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, ये हमारा, क्योंकि आपको पता होगा अभी PHP में अगर काम करना है तो आपको सर्वर तो चाहिए, तो मैंने उसके लिए क्या डाल रखा है, वेम सर्वर। ठीक है, W मीन्स विंडो, A मीन्स, मेरे कर्सर को देखिएगा, W मीन्स विंडो, A मीन्स अपाची, M मीन्स MySQL और P मीन्स PHP। तो आपको सर्वर तो चाहिए ही चाहिए, तो मैंने उसके लिए वेम सर्वर डाल रखा है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आप देते हो यहाँ से, या आप जैसे जैसे ये यूट्यूब मैंने खोल रखा है, आप जो भी रिक्वेस्ट देते हो, अगर ये वेबसाइट PHP पे है मीन्स वो सर्वर पे जाती है। ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। वेब सर्वर क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसके पास रिक्वेस्ट जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक एंड में एक्चुअली जो यूज़र को नहीं दिखता, मैं भी आपको कोड में ही बताऊँगा ये चीज़। तो बैक एंड में जाती है,
आपकी जो स्क्रिप्ट आपने PHP में लिखी है वो कंपाइल होती है, और कंपाइल होने के बाद अगर कोई एरर है तो आपको कोई फैटल एरर दे देगा या सिंटैक्टिकल एरर आपके ब्राउज़र पे दे देगा। अदरवाइज अगर वो आपका कंपाइल ठीक है तो ब्राउज़र आपका जो भी इंटरप्रेटर जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके जो सर्वर है उसके पास इंटरप्रेटर होता है, तो आप कहीं ना कहीं सर्वर भी कहाँ खोला होगा, आपके ब्राउज़र पे तो ओपन है। कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट खोल रहे हैं तो इसी पे तो खुल रहा है, तो जब वो इंटरप्रेट होगा, अगर वो कोई लॉजिकल एरर नहीं है तो वो आपको आउटपुट दिखा देता है। अब हम देखते हैं इसको कोड में, मैं क्या कह रहा हूँ अब हम कोड में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक क्लास बनाई यहाँ पे डेमो, ठीक है। अभी देखेंगे, हम पूरा एक सिनेरियो अभी डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ताकि आप पूरा आपको समझ आए लेट स्टैटिक बाइंडिंग होता क्या है। हमने इसके अंदर एक डेमो दिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया पब्लिक, और एक वेरिएबल बनाया मैंने, स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अभी स्टैटिक वेरिएबल, तो अब स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे। एक हम यहाँ पे स्टैटिक, आप चाहो तो नॉर्मल वेरिएबल बना सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे दिया $ID, एक नेम लेते हैं एक्चुअली थोड़ा मीनिंगफुल रहे, हेलो माई नेम इज़ अजय, ओके, ठीक है। अब मैं इतनी चीज़ को क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे इको करा देता हूँ, इस नेम को मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ, इको करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो मैं एडिटर पे काम कर रहा हूँ इसलिए ऑटोमेटिकली एरर दे दिया। अगर मैं नोटपैड पे काम कर रहा होता तो एरर नहीं देता, क्योंकि एडिटर ये जो आप देख रहे हैं नेटबीन्स में काम कर रहा हूँ अभी, तो नेटबीन्स क्या है, एक आईडीई है। आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, बने बनाई चीज़ें आपको देगा, आपको यूज़ करने आनी चाहिए। जैसे इसने एरर बता दिया, एरर है मीन्स मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ये बता देगा, ये एडिटर की खास बात होती है। बट अगर मैं किसी नोटपैड में काम करता, सपोज मैं नोटपैड में स्क्रिप्ट लिखता, अगर मैं नोटपैड में लिखूँ इस चीज़ को, तो क्या होगा, कोई इसमें तो मैं कुछ भी लिख दूँ तो ये एरर बताएगा नहीं मुझे, तो ये खास बात होती है एक आईडीई में, ठीक है। तो अब मैंने इसमें देखिए, मैं इसको भी कुछ नहीं कर रहा, इसको यहाँ से मैं रीनेम, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, हम ब्राउज़र पर चला के देखते हैं एक्चुअली आता क्या है आउटपुट। PHP देखिए एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर, मतलब कि वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, क्योंकि PHP हमारी क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, तो जो भी स्क्रिप्ट चलेगी सर्वर पे ही चलेगी। वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, अब ये क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। सो मैंने क्या एरर है इसके अंदर, सेमीकोलन लगाया, अब कोई एरर नहीं आएगा, देखिए। सो गाइज ये एरर इसलिए आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ तो इको नहीं करा सकता क्योंकि हम क्लास में काम कर रहे हैं। अब क्लास के लिए फिर मुझे बाहर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँ तो मुझे कैसे करना पड़ेगा। अभी मैंने पिछली वीडियो में देखा भी, डेमो क्लास का नाम, स्कोप, रिलेशन ऑपरेटर, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, लेट स्टैटिक बाइंडिंग, तो मेरे को जो बताना है आपको बताता हूँ एक्चुअली। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैं पब्लिक भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वहीं यूज़ होंगे जहाँ क्लास होगी, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। मैं सिंपल यहाँ क्या करता हूँ, इको, और क्या करना चाहता हूँ मैं, इको नेम। अब आप देखिए एक्चुअली जो मुझे समझाना है, अभी कोई एरर नहीं है इसमें, जो एरर आ रहे थे वो हमने हटा दिए हैं। अब देखिए सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेलो माई नेम इज़ अजय। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअली देखिए, जैसे ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई और उसे पता चला कि जब कंपाइल हुआ तो कोई सिंटेक्स एरर तो मिला नहीं, तो वो क्या करेगा, इस हेलो माई नेम इज़ अजय को यहाँ से कॉपी करके क्या करता है, यहाँ पेस्ट कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल दिखती है आपको ब्राउज़र पे। मतलब अभी तो मैंने यहाँ क्या किया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा था, नेम, जो ये नेम है मैंने यहाँ पास किया था। बट रन टाइम पे क्या होता है, जब आपको ब्राउज़र पे बहुत जल्दी डिस्प्ले हो जाता है, वो क्या होता है, ये होता है वो, देखिए इस चीज़ का मतलब यहाँ पे ये है, ये चीज़। तो जैसे ही ये आपको तो आप तो यही पास करते हो वेरिएबल, बट जब आपको रन टाइम पे दिखता है ना ये हेलो माई नेम, बहुत फास्ट दिखता है, तो यही ब्राउज़र के पास रिक्वेस्ट जाती है, फटाफट से प्रोसेस होता है, कंपाइलेशन, अगर कोई एरर नहीं है तो रन टाइम पे आपको ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कोड जो आपका इस तरीके का हो जाता है मतलब वेब सर्वर पे, मतलब वेब सर्वर इस कोड को ऐसे ट्रीट करता है। तो गाइज ये होता है लेट स्टैटिक बाइंडिंग, कि रन टाइम पे वी डिसाइडेड कि विच फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट या विच वेरिएबल इज कॉल्ड फर्स्ट। तो गाइज ये होता है लेट स्टैटिक बाइंडिंग, रन टाइम पे हम डिसाइड करें। अगर मैं इसको और आसान करना चाहूँ तो C++ के अंदर एक हम पढ़ते हैं चीज़, वर्चुअल फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म आपने अगर पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पढ़ा मैं थोड़ा बताया तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन थिंग मैनी फॉर्म्स, वन थिंग इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ C++ की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, जो C++ में होती है, क्योंकि फीचर तो सारे, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो फीचर तो हर जगह सेम ही होंगे।
पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन कंपाइल टाइम वी हैव फंक्शन ओवरलोडिंग, इन रन टाइम वी हैव वर्चुअल फंक्शन। ये तो मतलब जो ये मैंने जितनी डेफिनेशन बताई है आपको, ये थी सभी सी प्लस प्लस की। और अगर मैं पीएचपी की बात करूँ तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन सेम रहेगी, बट अगर आपको रन टाइम अपने कोड में अगर आपने देखना है तो आपको क्या यूज़ करना है, आपने लेट स्टैटिक बाइंडिंग। और वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, स्टैटिक बाइंडिंग और मतलब अर्ली और लेट, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये है। अगर मैं उसको और आसान करना चाहूँ तो आप सिंपल भाषा में, कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए, लेट स्टैटिक एक होती है अर्ली अर्ली स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, एक होती है लेट बाइंडिंग। इन अर्ली बाइंडिंग में ये होता है कि हम कंपाइल टाइम में डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन चलेगा या कौन सा वेरिएबल चलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो मैं आपको बताऊंगा मेरी अपकमिंग वीडियोस में। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रन टाइम पे अगर डिसाइड करना हो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, उसके लिए आप सीख सकते हैं लेट स्टैटिक बाइंडिंग। तो आइए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, लाइव कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, जितनी वेबसाइट आप देखते हैं डे टू डे, उस वेबसाइट के अंदर एक खास बात आप देखते हैं, ज़्यादातर वेबसाइट डायनेमिक होती हैं। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जिस वेबसाइट के अंदर डेटाबेस है उसे बोलते हैं डायनेमिक। अब डेटाबेस क्या होता है, अब देखिए, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं वेबसाइट पे, कहीं ना कहीं डेटा आपका स्टोर होता है। अगर आप फेसबुक पे भी लॉगिन करते हैं, कैसे लॉगिन कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने, कहीं ना कहीं फेसबुक के पास आपकी डिटेल है। अब वो डिटेल कैसे है, जब भी आपने फर्स्ट टाइम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपने नेम डाला होगा, ईमेल आईडी डाली होगी, पासवर्ड डाला होगा, तो वो डिटेल कहीं ना कहीं स्टोर है ना। वो किसी एक्चुअली वो जो वो डिटेल है ना, वो डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर है। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं तो वो डेटाबेस से मैच होती है, उसके बाद आप लॉगिन कर पाते हैं। तो मैं पूरा आपको जब इसी इसी वीडियो सेशन में जो मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, इसमें हम देखेंगे आगे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, माईएसक्यूएल की क्वेरीज क्या होती हैं, सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में हम बनाना सीखेंगे कर्ड ऑपरेशन। सो गाइस, कर्ड ऑपरेशन से बनाने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली कर्ड का मतलब क्या होता है, क्रिएट और रीड, अपडेट एंड डिलीट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए, आपको ये चीज़ ज़रूर दिखेगी, इन डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिस्प्ले कराना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना। तो माईएसक्यूएल की क्वेरी में तो हम सीख लेते हैं, बट पीएचपी की स्क्रिप्ट के साथ कैसे सीखें, तो हम ये ज़रूर देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो मैं पूरा तो नहीं बता रहा अभी आपको, ये लेट मतलब लेट स्टार्टिंग बाइंडिंग मैं पूरा बता रहा हूँ, बट मैं कर्ड ऑपरेशन यहाँ पूरा नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई डायनेमिक वेबसाइट देखते हैं तो उसमें कुछ ऑपरेशन तो होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो एक एग्जांपल देते हैं, एक क्लास लेते हैं डी बी डेमो के नाम से, ठीक है। डी मतलब डेटाबेस, आप डेटाबेस डेमो समझ लीजिए। गाइस ये कोड मैं पूरा मतलब ये मैं आपको खाली लेट स्टैटिक बाइंडिंग ही बता रहा हूँ। तो मैं जो कोड लिख रहा हूँ तो उसको आप ये मत सोचिएगा कि इसमें इंसर्ट तो हो नहीं रहा, वो सब चीज़ें नहीं देखेंगे हम। जैसे जैसे आप, मैं आपको पूरे जब पीएचपी कॉन्सेप्ट फिनिश करवा दूंगा, लास्ट में आपको माईएसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी करना सिखाऊंगा कि हम पूरा फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म में डिटेल डालेंगे और वो डिटेल कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है तो मेरे चैनल आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पीएचपी प्लस प्लस ट्यूटोरियल 2016। इसमें 6 वीडियो है, पूरा कर्ड ऑपरेशन बनाना मैंने सिखा रखा है। बट अगर आपको सीखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कैसे होगा, तो अब आप अपकमिंग वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो गाइस सिंपल, हमने एक यहाँ पे एक एक डीबी डेमो क्लास बनाई। इसमें मैंने लिया प्रोटेक्टेड स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं स्टैटिक वेरिएबल, तो वही लेंगे हम। और यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं टेबल। इस टेबल में हम क्या दे रहे हैं, टेबल का नाम दे देते हैं कुछ, बेस डेमो टेबल, ये हमारी टेबल का नाम है। गाइस एक्चुअली क्या होता है, डेटाबेस, जब भी डेटाबेस की अब बात हो रही है तो थोड़ा बताया तो मैं आपको, डेटाबेस के अंदर क्या होता है एक्चुअली, डेटाबेस है क्या। एक्चुअली डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सो टेबल, जो भी डेटा आप भरते हैं, किसी किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई टेबल बनी है, उस टेबल में स्टोर हो रहा है ना। तो उस टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है, तो उसका नाम मैंने क्या दे दिया अभी, बेस टेबल, बेस डेमो टेबल, ठीक है। कौन, अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सी, अब मैंने आप फंक्शन बनाया है यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम दिया मैंने सिलेक्ट, ठीक है। और सम सिंपल मैंने प्रिंट करवाया है यहाँ पे, क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
सेल्फ और टेबल का नाम। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ और अब हम सीख चुके हैं कि अगर हमें स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कराना हो तो कैसे कॉल कराएंगे। बट उससे पहले, अब ये फंक्शन तो मेरा स्टैटिक नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक बार। सॉरी गाइस, देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। सिलेक्ट मैंने फंक्शन का नाम दिया है, लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ये ना एक एक्चुअली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल का नाम है ना, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आप माई, क्योंकि मैं बता रहा था आपको डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार, ये एक्चुअली क्वेरी है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं इसको क्वेरी। मैंने यहाँ पूरा पीएचपी का लॉजिक नहीं लिखा है, ये क्वेरी लिखी जाएगी तो इससे क्या होगा, जितना आपकी टेबल का डेटा होगा डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं वो नहीं बता रहा अभी, अब हम आपको भी वीडियो से देखेंगे वो चीज़। तो अभी क्या होगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेट स्टैटिक बाइंडिंग। अभी मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1 न्यू और डेमो, ऑब्जेक्ट बन गया एक। सिंपल मैंने इस ऑब्जेक्ट से क्या बुलाया, इस फंक्शन को बुलाया, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है, ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, इस वजह से ये मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। अगर ये स्टैटिक फंक्शन होता तो सिंपल मैं क्या करता, क्लास का नाम, स्कोप, रिलेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। अब क्या होगा, सिंपल जब मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा यहाँ पे तो ये क्या देगा मुझे आउटपुट, देखिए देखते हैं। ये मुझे दे रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस डेमो टेबल। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कंपाइलेशन, मतलब जब भी ये रिक्वेस्ट ब्राउजर पे गई, कंपाइलेशन मतलब कोई भी एरर, कंपाइलेशन मतलब कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं था, इस वजह से कोई एरर नहीं आया। और रन टाइम पे अपने आप ही वेब सर्वर ने क्या किया, इस टेबल की जगह, इस कोड की जगह उसने क्या कर दिया, इस नाम को रिप्लेस कर दिया रन टाइम पे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उसने रन टाइम पे डिसाइड किया। ठीक है, तो ये गाइस होता है आपका लेट स्टैटिक बाइंडिंग। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा और पूरा करता हूँ, थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन और इंसर्ट फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन में देखिए क्या होगा, इस फंक्शन पे हम क्या करते हैं, इको और इंसर्ट इनटू सिंपल डॉट, डॉट इज यूज, डॉट क्यों यूज करते हैं हम, कंकेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, सेल्फ और वेरिएबल का नाम टेबल। ठीक है, अब देखिए इसको, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट भी बुला लेता हूँ साथ में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खाली यहाँ बता रहा हूँ लेट स्टैटिक बाइंडिंग। जब पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी हम लास्ट में, तो देखेंगे पूरा कैसे वेबसाइट पूरी बनती है, एवरीथिंग। सॉरी, इंसर्ट कॉल बुलाते हैं। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस टेबल और इंसर्ट इनटू बेस डेमो। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज़ तो वर्क कर रही है। अब हम काम करते हैं, एक ये क्लास मेरी यहाँ फिनिश हो रही है ना। ठीक है, अब ये एक मेरी क्लास है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के जितने फंक्शन है ना, नीचे वाले, एक मैं क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट। सपोज मैं जस्ट एक एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, और उसको एक्सटेंड करा लेते हैं यहाँ पे डीबी डेमो से। मतलब कि डीबी डेमो के फंक्शन है ना, वो इस जगह यहाँ पे यूज़ हो जाए। बट यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज होगी, वो हम देखेंगे यहाँ पे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब स्टूडेंट टेबल हमने बना ली है और चाहता हूँ डीबी फंक्शन के जितने फंक्शन है वो यहाँ यूज़ हो जाएं। बट गाइस देखिए, अब एक स्टूडेंट हमारे पास है, हमने क्लास दी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की एक टेबल होगी, और इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट टेबल होगी उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा स्टोर होगा, लाइक उसका फ़ोन नंबर वगैरह। तो हम क्या इसलिए हमें टेबल तो यहाँ बनानी पड़ेगी। गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप क्लास बनाते हैं ना, जो आप क्लास का नाम दे रहे हैं वही आपकी टेबल है। अब मैंने स्टूडेंट दिया तो स्टूडेंट की एक टेबल हो गई, आपने एक फीडबैक क्लास बना ली तो एक फीडबैक की टेबल हो गई। तो सिंपल हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ डिफाइन कर देते हैं अपनी टेबल का नाम, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया था ऊपर। अब हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे टेबल का नाम हमने दिया स्टूडेंट। ठीक है, पर अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का, ठीक है, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और मैं किसको बुला रहा हूँ, सिलेक्ट फंक्शन को। बट मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आउटपुट क्या आएगा, देखिए ध्यान से, बेस डेमो ही देगा ये, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है यहाँ पे, स्टूडेंट का। नीचे किसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, स्टूडेंट का, और बुला रहा हूँ सिलेक्ट और इंसर्ट। तो पर नाम तो स्टूडेंट आना चाहिए ना, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और ये चीज़ नहीं आ रही है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है, आप यहाँ पे सिंपल क्या कर दीजिए, सेल्फ हटा के क्या कर दीजिए, स्टैटिक। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लेट स्टैटिक बाइंडिंग का, वो ये है। आप ये चीज़ कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, एक और कोड चलाते हैं। क्या कर दिया इसने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि किस टेबल का आपको डेटा लाना है। तो यहाँ स्टूडेंट का चाहिए। ऐसे अब आप चाहिए, आप एक क्लास और बना लीजिए, सिंपल।
मैंने क्लास और बना ली यहाँ पे फीडबैक, और उसको एक्सटेंड करा दिया हमने किससे, डीबी से ही। ठीक है। और और क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी चीज़ें सारी यूज़ हो जाएं, तो अब देखिए सिंपल यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैंने फीडबैक की क्लास बनाई, उसमें एक्सटेंड कर लिया डीबी डेमो को। अब मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम, और टेबल का नाम दे देते हैं, हमारी टेबल का नाम क्या है, फीडबैक। अब आप देखिए कोड रीयूज भी हो रहा है और साथ साथ हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड भी हो रहा है कि हमने कौन सा चलाना है। तो जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसका फ्लो कर देगा। मैं यहाँ पे अगर फीडबैक कर दूंगा तो देखिए फीडबैक के तरीके से प्रोसेस होगा। बट गाइस पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको स्टैटिक। स्टैटिक हो गया। अब देखिए आप, अब आपने जिसको बुलाना है उसको बुलाइए। अब स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मुझे फीडबैक का चाहिए एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फीडबैक का बना देते हैं। फीडबैक देखिए अब क्या होगा आउटपुट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीडबैक इंसर्ट इनटू फीडबैक। देखिए, देख रहे हैं आप। तो गाइज ये होता है लेट स्टैटिक बाइंडिंग। आई होप काफ़ी क्लियर होगा आपको। कोई डाउट आता है आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको कोड भी सेंड कर दूंगा। कोई भी डाउट आता है पूछ सकते हैं। तो गाइज ये था लेट स्टैटिक बाइंडिंग। और जब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जब हम फिनिश करेंगे, तो लास्ट में हम जो मैंने ये खाली इको इको करा दिया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे डेटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, कैसे इंसर्ट होता है, एवरीथिंग। सो गाइज ये था लेट स्टैटिक बाइंडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।